नमस्कार, स्वागत है आपका और शो की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। सरकार ने चावल की महंगाई कम करने के लिए कमर कस ली है। 15 जनवरी को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल स्टॉक होल्डर्स के साथ एक बैठक करेंगे और सूत्रों के मुताबिक सरकार इसमें भारत चावल लाने का भी फैसला कर सकती है। इस पर और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चमन लाल सेतिया एक्सपोर्ट्स के CMD विजय सेतिया, हमारे साथ जुड़ेंगे निर्मल बैंक के कुणाल शाह और LKP सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी। लेकिन सबसे पहले मेरे सहयोगी असीम मनचंदा के पास चलते हैं और पूरी खबर उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि भारत ब्रांड के नीचे यहाँ पर सरकार ने काफ़ी कुछ रिटेल में डायरेक्टली बेचने की कोशिश करी है। फिर चाहे वो चना है, हमने इसमें काफ़ी हद तक आटा भी आते हुए देखा और अब यहाँ पर चावल की बारी है। काफ़ी सारी दूसरी दालें भी यहाँ पर ऐड करने की बात की जा रही है। हम जानते हैं कि मूंग, मसूर और तुअर को भी शायद यहाँ पर भारत ब्रांड के नीचे रिटेल को बेचने की कोशिश की जाएगी। और आपको बता दें कि सभी कुछ यहाँ पर रिटेल के स्तर से भी थोड़ा सा डिस्काउंट में ही बेचा जाता है। असीम, भारत ब्रांड के नीचे दाल आ चुका, आटा आ चुका और अब चावल की बारी है। जी सही कहा आपने। अगर मैं चावल की बात करूं तो चावल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। होलसेल की बात करूं तो दाम करीबन पिछले एक साल के अंदर 16% बढ़े हैं। रिटेल में दाम 18% के आसपास बढ़े हैं। तो सरकार ये चाहती है कि इसके दामों में कमी आए। FCI के जरिए सरकार ने इसको चावल को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद कोई भी खरीदने के लिए व्यापारी चावल को आगे नहीं आया और FCI की नीलामी जो है पूरी तरह से विफल रही। तो अब सरकार ये चाहती है कि किस तरह से इसका फायदा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इसके लिए सरकार अब भारत चावल लाने की तैयारी कर रही है। इसको लॉन्च करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। 15 जनवरी को कंज्यूमर अफेयर मंत्री पीयूष गोयल इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के साथ एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक के अंदर सरकार उनसे कहेगी कि आप चावल के दामों में कमी लेकर के आए, ताकि हमारा जो इन्फ्लेशन का इंडेक्स है, इन्फ्लेशन की बास्केट है, उसमें थोड़ी सी कमी आ सके। और दूसरा ये कि सरकार भारत चावल लॉन्च करेगी, जो कि करीबन 29 रुपए किलो के आसपास जनता को बेचा जाएगा। तो सरकार की यही कोशिश है कि दामों को कम से कम रखा जाए। पहले सरकार ने भारत दाल लॉन्च की, उसके बाद भारत आटा लॉन्च किया और अब सरकार भारत चावल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा सरकार ने प्याज के ऊपर भी एक्शन लिया। प्याज का एक बड़ा बफर स्टॉक सरकार ऑलरेडी बना चुकी है और उसके जरिए बेच रही है। तो सरकार की यही कोशिश है कि किसी भी तरह से इन्फ्लेशन को काबू में रखा जाए, खासतौर पे कि अब चुनावों की शुरुआत होने वाली है और उसके बाद सरकार ये नहीं चाहती कि कहीं से भी इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। एब्सोल्युटली। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबके मद्देनजर 15 जनवरी को यहाँ पर पीयूष गोयल बैठक करने वाले हैं शेयर होल्डर्स के साथ, यानी कि काफ़ी सारे मार्केट स्टेक होल्डर्स के साथ, कि इसको ऐसे आगे कैसे लेकर आया जाए। विजय सेतिया जी भी अब हमारे साथ हैं। विजय जी नमस्कार। और ये बात काफ़ी समय से बाजार में चली रही थी, चाहे एक ऊपरी तौर पर ही कि अच्छा अब दाल आ गया, आटा आ गया, अब चावल को आने में कितनी ही देर लगेगी, और अब तो हम ये सुन भी रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? भाव ऑफ कोर्स पिछले एक साल में काफी बड़े हैं। ग्लोबल लेवल पे भी अगर हम देखें तो 21% की तेजी पिछले एक साल में वहां पर भी दर्ज की गई है। तो चावल एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर भारतीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों ही तरफ से बढ़त है। ऐसा है कि चावल के लिए मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी पिछले 70 साल से, वो बनी थी शॉर्टेज के बेसिस पे कि हमें हर चीज प्रोक्योर करनी है। तो उसका फायदा स्टेट गवर्नमेंट्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सप्लॉयटेशन में कर रही थी। उन्होंने अपने यहाँ पे मार्केट फीस, ये अपना सेस और कमीशन, आड़त इतनी बढ़ा दी कि चावल के अंदर अगर आप खर्चों को ही जोड़ोगे तो ये धान के ऊपर 4% मार्केट फीस। जी हाँ। दामी और लॉजिस्टिक कॉस्ट, प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्कीम बनाई थी फार्मर्स के लिए, जो कानून बनाए थे, जिसकी बहुत ज्यादा लोग किसानों का कहा जाता है विरोध किया, जो किसानों का विरोध तो नहीं मानता। इंटरेस्ट थे कि अगर हम इसको रैशनल करना शुरू करते हैं तो हमारे प्राइसेस हमेशा के लिए सही होंगे। वो पॉलिसी के अंदर बहुत सी चीजें बहुत अच्छी थी, उनको दोबारा से हमें उस पार्ट को किसानों के हित में लाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का कहना था कि किसान अगर अच्छी फसल बनाए तो उसको अच्छा दाम कॉन्ट्रैक्ट से मिलना चाहिए। जी विजय जी, अगर हम पिछले एक साल में देखें तो जैसे बात की जा रही है कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन हमने यहाँ पर चावल के तौर पर आते हुए देखी है। अब अगर सरकार इसे रिटेल में बेचती है और एक डिस्काउंटेड लेवल पे बेचती है तो किस तरह का इम्पैक्ट आप अवेलेबिलिटी पे आता हुआ देखते हैं? भारतीय बाजारों में कितने दाम कम हो सकते हैं?
रिकॉर्ड में नहीं आई। होर्डिंग, देखो जो चीजें कैश पैसे से होर्डिंग में जाएगी चीज, जी। तो वो मंडी में धीरे आए। मानना ये है कि मंडी में अगर रीजनेबल टैक्स होगा, शुरू से हर चीज रिकॉर्ड में जो चीज में है गाँव, उससे गाँव में चल जाता है कि बढ़ने का काफी कम होने, लेकिन विजय जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, आपको फोन लाइन पर जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आ रही है कि सरकार ने यहाँ पर काफी सारे स्टेप्स उठाए हैं जिनका इम्पैक्ट हमने यहाँ पर ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से तो आता हुआ देखा है। सरकार का बफर स्टॉक भी यहाँ पर लंबा चौड़ा है, लेकिन किस तरह का इम्पैक्ट वहां पर प्राइसेस में देखने को मिलेगा वो आपसे यहाँ पर ऑफकोर्स जानने की कोशिश करेंगे। कुणाल, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से एग्री कमोडिटीज में इतने सारे स्टेप्स हमने आते हुए देखे हैं और कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता पिछले 3 महीनों में जब हम एक नया मेजर यहाँ पर आता हुआ नहीं देखते। जी हाँ, गवर्नमेंट इज वेरी strict when it comes to managing the inflation, और एग्री कमोडिटी रिलेटेड जो इन्फ्लेशन है which is basically एक बड़ा कंसर्न रहता है हमारी कंट्री में। So each and every steps have been taken in order to prevent। So आज अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी में, इन स्पाइट ऑफ द एल नीनो ईयर, हमने कोई भी एग्री कमोडिटी में स्पाइसेस या सर्टन सॉफ्ट कमोडिटी छोड़ दीजिए, बट कोई भी कमोडिटी में सस्टेनेबल बुल रन हम देख नहीं पा रहे हैं। सो गुड फ्रॉम द इंडियाज इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड द गवर्नमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव। ट्रेडर्स मे नॉट लाइक इट, क्योंकि नेचुरल जो बुलिश या बेरिश बेट्स रहती है वो बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बट फ्रॉम द कंट्री एंड इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी गुड मूव। एब्सोल्युटली, कंज्यूमर्स के हित में तो ऑफ कोर्स ये सब कुछ है ही, और जिस तरह से एमएसपी बढ़ाए जा रहे हैं किसानों के लिए भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन ट्रेड बीच में ऑफ कोर्स अपने आप को थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति में यहाँ पर पाता है। विजय जी, आपसे जानना चाह रहे थे कि सरकार अगर ये स्टेप ले रही है तो इसका कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं भावों पे और अवेलेबिलिटी पे आता हुआ। हम ये भी जानते हैं कि चावल को यहाँ पर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के तहत भी जोड़ा गया है, तो काफी सारी स्कीम्स यहाँ पर सरकार के तहत आती हुई। मेरा एक सुझाव ये है कि 29 रुपीज पे चावल का उठाव नहीं हो पा रहा, तो सरकार को इसमें थोड़ी कमी करनी चाहिए ताकि मार्केट को कंट्रोल करना है। दूसरा, जैसे मैंने बोला कि जो इनपुट कॉस्ट है कि 4%, 6%, पंजाब में 6% मंडी टैक्स ही है, उसी तरह हरियाणा में 4% है, बाकी स्टेटों में भी ये जो इनपुट टैक्स बने पड़े हैं, कमीशन जो है कभी 1% होती है उसको 2.5% कर दिया, तो गवर्नमेंट को उस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो इनपुट कॉस्ट है उसको कैसे कम किया जाए। लॉजिस्टिक कॉस्ट है, किसान पहले अपने धान को मंडी में लाएगा, अपनी फसल को मंडी में लाएगा, मंडी से वो फैक्ट्रियों में जाएगी। कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हम बढ़ावा देते हैं तो ये भी कॉस्ट कटिंग के रास्ते हमें सोचने पड़ेंगे, क्योंकि जो 3 कानून सरकार ने किसानों के लिए बनाए थे उसके अंदर बहुत सी बातें सिर्फ किसान के फायदे के अलावा और कोई किसी के फायदे में नहीं थी, और जो बिचौलियों के फायदे कम करने की बात थी वो बिचौलियों ने ही इतना बड़ा एजिटेशन बना दिया जिसको किसान नहीं समझ पाए। मैं समझता हूँ कि उसको किसानों को फिर दोबारा अपने हक के लिए मांगना चाहिए, वो चीजें आने वाले समय में अननेसेसरी प्राइस नहीं बढ़ने देगी। और फौरी वक्त इसी समय अगर सरकार कीमतें कम करना चाहती है तो अपने बफर स्टॉक में से सरकार को अपने चावल के दाम कम करके मार्केट में देने पड़ेंगे, और एक्सपोर्ट्स को भी थोड़ा ढंग से मॉनिटर करना पड़ेगा कि कहीं उसका जिन कंट्रियों को हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है कि वो वहाँ सिर्फ उसका बफर बना रहे हैं या अपने लोगों को दे रहे हैं। अगर तो वो फ्रेंडली कंट्रीज जिनको हम कहते हैं वहाँ पे वो चावल सही इस्तेमाल हो रहा है, जितना चाहिए उतना देना चाहिए, फालतू वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। इससे मैं समझता हूँ मार्केट में प्राइसेस कंट्रोल करने में सरकार को मदद मिलेगी। विजय जी, अब काफी सारे स्टेप सरकार इसके एडिशन में उठा चुकी है, चाहे वो एक्सपोर्ट कर्ब्स को लेके है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाना है, कंज्यूमर्स को डायरेक्टली रिटेल भारत ब्रांड के अंदर बेचना है। आपको लगता है अब जो सरकार के पास करने को था चावल के भाव कंट्रोल में करने के लिए, अब वो सब हो चुका है? नहीं, ऐसा है, ये सेंटिमेंटल बिजनेस है। सरकार 2 रुपए रेट कम कर दे चावल की, मार्केट में एकदम हलचल हो जाएगी। गवर्नमेंट आज कह दे कि जो ये इनपुट कॉस्ट है कि ये खर्चे अगले साल हम कम करने जा रहे हैं, ये तो चलो जो वीट की प्रोक्योरमेंट आ रही है उसमें हम ये खर्चे कम करने दे जाएंगे। तो इन चीजों से आपका अनाज के ऊपर जो बिना बात के बिचौलियों के खर्चे हैं उसको कम कर दोगे तो कीमत अपने आप ठीक रास्ते आएगी। दूसरा, उससे आपके यहाँ जो भी बुक्स के बाहर का बिजनेस है वो भी कम हो जाएगा। जब किसी चीज में ये टैक्सेस ज्यादा होते हैं, चोरी बढ़ती है, आप टैक्स कम करोगे, टैक्स का लेवल उतना ही रहेगा, चोरी कम हो जाएगी, सरकार का रेवेन्यू पूरा हो जाएगा, हर चीज रिकॉर्ड में आ जाएगी।
यही तो गवर्नमेंट ने जब किया था, हरियाणा गवर्नमेंट ने 4% मार्केट फीस को कम करके 1% कर दिया कि भाई किसान को अब आज़ादी है कि जहां उसको अच्छा रेट मिले वो वहां जाए। मंडी की जो पकड़ बनी हुई है कि मंडी का गुलाम बना दिया किसान को, उसको किसी तरह से उसमें से निकाला जाए कि वो मंडी का भी फायदा उठाए और ओपन मार्केट का भी फायदा उठाए। तो सरकार को दोबारा उन चीजों को अच्छा प्रचार करके देश हित में, किसान के हित में लाना चाहिए। इसमें क्या है, किसान को अच्छी कीमत मिले और करते भी हैं। पर विजय जी, अगर भावों की बात करें, अगर पिछले एक साल में 16 से 20% की तेजी देखने को मिली है, तो ये मान के चलें कि इस साल में अब वो तेजी देखने को नहीं मिलेगी? आगे ऐसी तेजी नहीं आएगी। जो सरकार उठा रही है ये देश हित में है और कंज्यूमर के हित में है। और ऑलरेडी सरकार के सामने हमने ये बात रखी थी कि एफसीआई के राइस को थोड़ा प्राइस को और कम कर दो, उठाव आना चाहिए और मार्केट में इसका एक अच्छा संकेत जाएगा, प्राइसेस टिक जाएंगे। विजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स काफी सारे स्टेप्स उठाए गए और जिस तरह के पिछले साल की तेजी है वो अब इस साल एटलीस्ट इंडिया में तो रिपीट होती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस तरह के सरकार के स्टेप्स हैं तो वो ऑफ कोर्स एक कंज्यूमर्स पॉजिटिव सेंटिमेंट वहां पर आता हुआ। लेकिन बात हम पहले कर रहे थे और कुणाल मसालों के बारे में बात कर रहे थे। हमारे साथ राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर हैं। धनंजय, एक और दिन जब यहाँ पर लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया है जहां तक जीरे की बात है। क्लियरली एक ऐसी कमोडिटी हो चुकी है जहां पर बहुत बड़े मूव्स लगातार हम अभी भी बनता हुआ देख रहे हैं। आपके सामने जीरे का चार्ट लेकर आना चाहेंगे जहां पर अब भाव 32,000 के नीचे भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप धनंजय करंट प्राइसेस अब यहां पर आते हुए? मुझे याद है आपने पिछली बार कहा था कि फसल बेहतरीन होने की उम्मीद है, मांग इन स्तरों पे बहुत ज्यादा नहीं है, जिन्होंने पकड़ा हुआ है वो भी बेच रहे हैं, तो प्रेशर लगातार बन सकता है। सपोर्ट लेवल्स अब यहां पर कहां बनता हुआ देखते हैं? नमस्कार मनीषा जी, जीरा आने में अभी भी 35 से 50 दिन का समय है। वेदर के ऊपर ही फ्यूचर का मार्केट डिपेंड होगा जी। किसानों से बात होती है तो बता रहे हैं कि जितना नुकसान बारिश से होता है उतना ही नुकसान बादल आने से भी हो रहा है। तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे समय निकलेगा तो रिपोर्ट पक्की आएगी। सोविंग भले ही डबल है लेकिन उतर कैसे आता है उसके ऊपर मार्केट आगे जाकर चलेगी। अभी हमें जिस प्रकार से लग रहा है कि सोइंग डबल है, अगर क्लाइमेट में कुछ गड़बड़ नहीं किया तो जीरा आने वाले एक महीने में 25,000 से 25,000 का स्तर एक बार दिखा सकता है। तो अगर मौसम सही रहा तो 25 से 35 के बीच में यहाँ पर भाव चलते हुए नजर आएंगे। और अगर डबल सोइंग है तो क्रॉप का अनुमान एज ऑफ नाउ कितना है? क्रॉप गए साल का अनुमान था कि 60 से 70 लाख बोरी आएगी, लेकिन इस साल का अनुमान है 90 से 95 लाख के बीच में बोरी आ सकती है जीरे की। तो यहाँ से खरीदने की राय अब ये नहीं है? बिल्कुल नहीं। जीरा अभी अब आने वाले 40 से 50 दिन वेदर के ऊपर डिपेंड है जीरा कि आगे जाके क्या होगा। तो वो एक्सपोर्ट भी और डोमेस्टिक दोनों के ऊपर वो डिपेंड नहीं है। तो सबसे सलाह है कि अभी सिर्फ बैठे रहो और देखते रहो, मार्च के बाद ही उसमें एंट्री करो। ओके, यानी मार्च तक कोई बहुत बड़ा ट्रेड यहाँ पर नहीं करना चाहिए। 1.5 महीना जब तक फसल नहीं आती बैठ के देखना चाहिए। धनंजय जी, अगली बार जब आप आएं तो जरूर एक नीचे के स्तरों पर भी पोएट्री लिख के आए, क्योंकि जब जब जीरा ऊपर जा रहा था आपने बहुत सारी कविताएं सुनाई, वो अब बिल्कुल गायब है। मनीषा जी, अभी पोएट्री लिखने का समय बिल्कुल नहीं है। लोग जीरे में घायल हो चुके हैं अभी फिलहाल। ऑलराइट धनंजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब वापस आएंगे तो बात यहाँ पर नॉन एग्रो कमोडिटीज की करेंगे। यहाँ पर काफी उठापटक है। यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा का इम्पैक्ट हमने क्रॉस बोर्ड आता हुआ देखा है। कैसे करेंगे कारोबार, बताएंगे आपको। नमस्कार। इस हफ्ते की शुरुआत दो चीज़ों के साथ हुई है। एक तो ये कि जो यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा था वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया है और प्रोबेबिलिटी इसकी कि मार्च में रेट कटौती देखने को मिलेगी वो परसेंटेज थोड़ी सी नीचे जाती हुई नजर आई। दूसरा ये कि डॉलर इंडेक्स 3 हफ्ते के हाईज पर है, जिसका भी प्रेशर हमने ज़्यादातर कमोडिटीज़ पे आता हुआ देखा है। कुणाल, मुझे मेटल्स के साथ ही शुरू करना है बिकॉज लास्ट वीक गिरावट थी, इस हफ्ते की शुरुआत भी गिरावट के साथ हुई है। तो एटलीस्ट इनिशियल इस साल के जो ट्रेंड्स हैं थोड़े से वीक। जी हाँ मनीषा जी, इनिशियल ट्रेंड एटलीस्ट फॉर जनवरी फरवरी में कोई बड़ा तेजी आने का प्रोबेबिलिटी नहीं लग रहा है। मेटल में ऑलरेडी हमने एक अच्छा रनअप देखा। ये अभी प्रॉफिट टेकिंग का दौर है, थोड़ा करेक्शन, रिट्रेसमेंट, जो भी आपको टर्मिनोलॉजी देनी है। बट मेरी राय में ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़ी डाउन साइड है, यहाँ से 10% नीचे आ जाएगा, ऐसा भी नहीं लग रहा है। सो फिलहाल टाइमिंग के लिए कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम 1.5 से 2% तक घट सकते हैं, पर
फ्लैश क्रैश आ जाए, जोर से ऊपर चला जाएगा, वो कहना बड़ा मुश्किल है। चाइना से डेटा ठीक नहीं ले आ रहे हैं, चाइना की शैडो बैंक्स को प्रॉब्लम है, चाइना लेंडिंग नहीं कर पा रहा है रियल एस्टेट को, तो ये सब प्रॉब्लम के चलते हुए थोड़ा बहुत करेक्शन लग रहा है। और कितना करेक्शन का कॉल करेंगे आप इसे? आपने कहा 10% तक गिरेगा नहीं, लेकिन यहाँ से भी कितना? आई थिंक कॉपर यहाँ से आप 2 से 3% मैक्सिमम, एल्यूमिनियम भी 3% से 4%, ज्यादा मतलब 2 से 4% तक की गिरावट एक से नहीं मिल सकती है, उससे ज्यादा कोई गिरावट नजर नहीं आ रही। जतिन, आप कैसे देखते हैं मेटल्स को? ऑफ कोर्स जैसे कुणाल ने कहा, चाइना की जो सरकार है काफ़ी इनकंसिस्टेंट रही है स्टिमुलस मेजर्स को लेकर। आप कैसे देखते हैं मेटल्स को? मनीषा जी, पहला क्वार्टर जो है इनफैक्ट थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है वॉलेटिलिटी कंटिन्यूटी रहना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा हायर आए हैं, उसके कारण जैसे आपने बताया कि इंटरेस्ट रेट को लेकर के थोड़ा सा डिलेड भी हो सकता है, और साथ ही साथ में इस हफ्ते जो सीपीआई के नंबर्स आएंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी जो एक्सपेक्टेशन दिखा रहे हैं वो थोड़ा सा बढ़ के दिखा रहे हैं सीपीआई के नंबर्स जो है वो। और क्रूड ऑयल भी बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ ना ज्यादा कुछ बढ़ा है ना ज्यादा कुछ नीचे आया है रिसेंटली। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं जो एक्सपेक्टेशन है वो इन लाइन रह सकते हैं, थोड़े से बढ़ के आ सकते हैं नंबर सीपीआई के। तो ये जो है वो थोड़ा-सा एक नेगेटिव रिएक्शन रह सकता है टुवर्ड्स मेटल्स एंड द अदर करेंसीज़ जो डॉलर के अगेंस्ट में है। तो थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आने वाले दिनों में और कंटिन्यूड रह सकता है। तो यहाँ पे कॉशियस जो है वो अप्रोच रखना चाहिए सभी कमोडिटीज़ के अंदर, और मेटल्स जो है मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप से ज़्यादा सेल ऑन राइज की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे थोड़ा-सा फेवरेबल रहेगा फॉर द टाइम बीइंग, जब तक एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी नहीं आ जाती। एक और बार की इंटरेस्ट रेट कट जो है वो मार्च महीने से आपको देखने शुरू हो जाएंगे, स्पेशली यूएस मार्केट्स के अंदर। तो लेवल स्पेसिफिकली स्पीकिंग 725 730 नियरली एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, और जब तक 730 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता मुझे डेली बेसिस पर, तब तक मैं ये मान के चलूंगा कि वीकनेस जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए स्विंग ट्रेड के हिसाब से। इंटरडे में ये सब कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, लेकिन ओवरऑल एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखने जाएंगे तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनाकर रखे। 710 715 का जो है वो इनिशियल टारगेट रहेगा, और 690 मेरा एक पोजिशनल टारगेट रहेगा कॉपर का। ऑलराइट, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी फिलहाल यहाँ पर मेटल्स में बना के रखनी चाहिए। 2 से 4% की गिरावट यहाँ पर आपको इस महीने और इस क्वार्टर में थोड़ी सी वॉलेटाइल मूव्स देखने को मिल सकती हैं। बात अब सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि जो डॉलर की तेजी है उसका कुछ इम्पैक्ट हमने सोने और चांदी दोनों पर भी आता हुआ देखा है। जतिन, कैसे देखेंगे आप प्रेशियस मेटल्स में, और क्या यहाँ पर भी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मनीषा, दोनों साइड के ट्रेड मुझे लग रहे हैं, स्पेशली जब तक सीपीआई नंबर्स फ्लैश नहीं होते फॉर द नेक्स्ट 3 डेज, 3 दिन के लिए मुझे लग रहा है दोनों साइड की मूव्स आपको देखने मिलना चाहिए, क्योंकि सीपीआई डेटा जो एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है कि लो हायर एंड पे रहना चाहिए। इसी कारण जो है वो सेलिंग जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हावी होगी बाइंग के ऊपर। तो जो एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए एडवाइस रहेगा कि सेल ऑन राइज या सेलिंग का रुझान रखकर चले मार्केट के अंदर जब तक डेटा फ्लैश नहीं होता, और एक्सपेक्टेशन 9 के अगर आसपास आ जाता है सीपीआई नंबर, तो डेफिनेटली और सेलिंग जो है वो ऑब्जॉर्व होती हुई देखने मिलेगी गोल्ड के अंदर। तो लेवल स्पेसिफिकली 62 700 से लेके 63 एक स्ट्रॉन्ग बैरियर है फिलहाल गोल्ड के लिए, और कॉमेक्स में भी 2050 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आ जाती तब तक वीकनेस का दौर जो है वो कॉमेक्स और एमसीएक्स दोनों के अंदर चलता रहेगा, क्योंकि रुपया जो है वो भी एक स्टेबल है, एक बड़े रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। सो एमसीएक्स पर उसका ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है रुपए का। तो कॉमेक्स गोल्ड को टोटली फॉलो करते हुए देखने मिल रहा है एमसीएक्स गोल्ड जो है वो। और लेवल स्पेसिफिक जैसे मैंने बताया कि 63,000 के नीचे जब तक है तब तक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा फेवरेबल लग रही है, और 61,500 से लेके 61,700 के लेवल्स जो है मुझे लग रहा है नीचे के साइड में आपको देखने मिलने चाहिए। ऑलराइट, सेल ऑन रैलीज की एडवाइस यहाँ पर सोने चांदी पर भी। कुणाल, क्रूड में क्या करना चाहिए? पिछले हफ्ते की तेजी अब बहुत ज्यादा ठहरती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर भी काफी इवेंट बेस्ड ट्रेड रहेगा। यहाँ से अब क्या रेंज देखते हैं? आई थिंक ऑयल में पिछले हफ्ते जो तेजी आई थी उसके पीछे मेन रीजन क्या, लीबिया का आउटपुट तकरीबन 9 लाख बैरल से कम हो गया, ऑलमोस्ट 1 मिलियन बैरल। सो उसके कारण ऑयल में एक बाउंस देखा था, बट नैरेटिव अभी भी सेल ऑन राइज का ही लग रहा है। 3 रीजन, एक ओवरऑल चाइना की इकोनॉमी, यूएस में अभी तक मॉडरेट विंटर, सो डिमांड कोई एग्रेसिव नहीं लग रही है। सप्लाई साइड स्ट्रांग हो रही है, यूएस से कई ओपेक मेंबर्स जो प्रोडक्शन कट उन्होंने कहा है वो फॉलो नहीं करके अपने हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। सो इसीलिए मुझे लग रहा है कि क्रूड मेरे राय में 6100 में बेचना चाहिए, 50 का टारगेट, 6180 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट,
तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अक्रॉस एक्चुअली, चाहे वो मेटल्स है, प्रेशियस मेटल्स है या फिर एनर्जी है। कुणाल, आपसे डॉलर इंडेक्स पे भी एक राय लेना चाहेंगे। जिस तरह का इमीडिएट सडन उछाल यहाँ पर पिछले 2 हफ्ते में आता हुआ नजर आया है, 3 वीक के हाइस पर अब यहाँ पर प्राइसेस, और जैसे जतिन कह भी रहे थे कि रुपी थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबल है, इसलिए हम एग्जैक्टली कॉमेक्स फॉलो होता हुआ देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स पे अब क्या राय है, 102.5 के आसपास किस तरह? मैक्सिमम अपसाइड 103 से 103.50 तक लग रही है, और ये शायद ये हफ्ते में भी हो जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। अगर इन्फ्लेशन का डेटा खराब आता है, अच्छा आता है, तो हम देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन से इन्फ्लेशन ज्यादा यूएस में आएगा अगर वेंसडे को, तो ऐसे ये सब फैक्टर को देखते हुए ऊपर में एक बार 103 टेस्ट करेगा, ऐसा व्यू बन रहा है ये हफ्ते की। ऑलराइट, जी हाँ, आपको याद दिला दें कि इन्फ्लेशन डेटा है इस हफ्ते में यहाँ पर, चाहे वो इंडिया है, यूएस है, यूरोप है, चाइना है, सभी मेजर कंट्रीज के इन्फ्लेशन के नंबर्स भी इस हफ्ते में आने वाले हैं। तो काफ़ी इवेंटफुल ऑफ कोर्स ये हफ्ता भी रहने की उम्मीद है, और उसका इम्पैक्ट हम अक्रॉस एसेट क्लासेस आता हुआ देखेंगे भी। लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया कुणाल, जतिन, साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लेकर